क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। होपफुली आपको मेरी वॉइस आ रही होगी और आपको जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ या मिटा रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा। जैसे कि आप जानते हैं हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। शबनम, उबैदुल्ला, आप अपना माइक म्यूट करेंगे। उबैदुल्ला, आपका माइक ऑन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। देखिए अभी हम कल भी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे तो हमने पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझा था कि जो डायरेक्शंस हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं। तो हमें ये पता चला था डायरेक्शन हमें ये 8 डायरेक्शन हमें पढ़ने थे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हमें पता, ये हमें पता। दूसरा हमने ये पता था एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 215 डिग्री है, ये 270 है, ये 315 है, ये 0 भी है और 360 डिग्री है। ये एंगल्स हमने पढ़े थे। तीसरा तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 3 चीजें हमने कल अच्छे से डिस्कस की थी। आप लोगों ने उन्हें देखा भी, समझा भी, और फिर बाद में आपने हो सकता है उसको रिकॉर्डिंग में भी देखा हो। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पहले से मालूम। अब हम कल जब क्लास को एंड कर रहे थे तो हम कल एक टॉपिक पर पढ़ते थे। मैंने आपको बताया कि एक प्लेस है ए। ए से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, ये है 10 मीटर। 10 मीटर चलकर वो बी पर पहुंच जाता है। बी से वो व्यक्ति चलना शुरू करता है, सी पर पहुंच जाता है, और यहाँ से चलता है वो 7 मीटर। ये हमने किया। मैंने आपसे कल पूछा था कि बताइए ए ने ए ने बी तक की दूरी तय करी, ये कितनी दूरी है? 10 मीटर। बी से वो सी तक चला गया, ये कितनी है जी? 7 मीटर की। अगर कोई मुझसे पूछे ए से बी तक की दूरी तो मैं बताऊंगा 10 मीटर। कोई पूछे बी से सी तक की दूरी तो मैं बताऊंगा 7 मीटर। अब लेकिन कोई मुझसे पूछ ले, ये जो मैंने नाग बनाया है रेड कलर का, नागिन बनाई है आपके लिए डांस करने वाली, वो मुझसे पूछे कि ये जो नागिन चल कर रही है, ये ए से अगर सी तक जाए तो कितनी डिस्टेंस चलेगी? तो कहोगे बिल्कुल सिंपल है सर, 10 मीटर तो ए से बी तक हो गया, 7 मीटर बी से सी तक हो गया, तो 17 मीटर चला वो। तो 17 मीटर इज द राइट आंसर। फिजा बिल्कुल बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इकरा, नाज, फिजा, उबैदुल्ला सबको बताएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो तब सवाल नहीं करते। सवाल नहीं करते मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बताता। मैं जब कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करता हूँ तो मैं आपको सवाल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ही कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाएंगे आपके, आपको सवाल किसी भी तरीके का आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक्स। इस टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप बिल्कुल क्लियर है। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हमने सबसे पहले डायरेक्शन देखा कि डायरेक्शन क्या होते हैं, एंगल्स देखे एंगल्स क्या होते हैं, हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा। फोर्थ ये है कि हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालना। तो ये तो क्लियर है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि जी हाँ यहाँ से चले, ए से चले, बी तक चले, और बी से चले सी तक चले। ठीक है, उसने कहा ए से बी तक जो चला
मैं 6 मीटर चला, ठीक है। बी से सी तक चला, जी मैं 8 मीटर चला, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अब ए से सी तक अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कितनी डिस्टेंस चली। ए से सी तक अगर कोई पूछे कि ए ने, कोई बंदा है एक्स है, चलो मैंने एक्स मान लिया, एक्स जो है वो ए से सी तक गया, तो ए से सी तक जाने में उसने कितनी दूरी चली। तो एक तो सवाल आएगा ये, कितनी दूरी चली, हिंदी वाले, कितनी दूरी चली। तो जब पूछेगा कितनी दूरी चली, तो आप बताएंगे ए से बी तक 6 मीटर और बी से सी तक 8 मीटर, तो यानी कि 6 + 8 = 14 मीटर। कोई मुझसे पूछे कि ए ने सी तक पहुंचने में कितनी दूरी चली, तो मैं बताऊंगा जी 14 मीटर। एक सवाल आएगा, ए से सी कितनी दूर है, ए से सी कितनी दूर है, दो सवाल आएंगे। ए से सी कितनी दूर है, कुछ लोग आंसर 14 मीटर ही लगा पाएंगे, जबकि ये रॉन्ग आंसर। ए से सी 14 मीटर दूर नहीं है, ए से सी तक जाने में 14 मीटर चलना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ए से सी 14 मीटर दूर है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए से सी की दूरी इस तरीके से नापी जाएगी, क्योंकि हमें दूरी बतानी है, ना कि वहां पर पहुंचने में। जैसे पहाड़ पे जब आप जाते हैं, तो एक तो होती है जहां आप खड़े हैं वहां से पहाड़ की चोटी की दूरी, एक होती है जो घूम घूम के रास्ता बनाया गया है उस पे घूम घूम के ऊपर चढ़ने वाली दूरी। तो हमें बताना है कि ए से सी कितनी दूर है। तो ए से सी कितनी दूर है, वो जो मैं सांप बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, ए से सी की दूरी हमें ये वाली बतानी है। और इस वाली दूरी को निकालने के लिए ही कल हम बात कर रहे थे, तो हमें लगाना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। और क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर आपको मैथ नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ आता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। साधारण शब्दों में कहूँ तो जो डिस्टेंस हमें निकालनी है उसका स्क्वायर, और जो डिस्टेंस दी हुई है उनके स्क्वायरों का सम मिलकर क्या बनता है, एक डिस्टेंस निकलती है हमारी, जो होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। जिसे साधारण शब्दों में कहूँ तो देखिए, ये जो 6 मीटर है, इसे जो सीधा खड़ा होता है ऊपर से नीचे जो डंडा गिरता है इसे बोलते हैं लंब। और ये जो यहाँ पर है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं आधार। और ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसे बोलते हैं कर्ण। फॉर्मूला बनता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। आगे चलते हैं थोड़ा सा यहीं पर। अब देखिए, थोड़ा सा स्पेस में कम है, मैं यहीं पर कोशिश करता हूँ इसे समझाऊं। तो अब देखिए, हाइपोटेनस की जब हमें लेंथ निकालनी होती है तो क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा एच का स्क्वायर, है ना, बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो अब हमें हाइपोटेनस तो पता नहीं, एच का स्क्वायर, पी पता है, परपेंडिकुलर पता है कितनी है, 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी दी है, आधार कितना दिया है, 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे एच स्क्वायर बराबर 6 6 36, यानी कि 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। तो ये इज इक्वल टू हो जाता है 100 के।
एच स्क्वायर बराबर 100। ठीक है जी। अब आप देखेंगे दो तरीके हैं सोल्व करने के। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पे। दो तरीके हैं, या तो एच का स्क्वायर को कर लीजिए, 10 का स्क्वायर कर लीजिए। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एच बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो ए से सी तक की दूरी जो है वो 14 मीटर नहीं, कितनी है, 10 मीटर। ए से सी तक की दूरी। दूसरा तरीका क्या है, एच कर लीजिए, अंडर रूट में 100 कर लीजिए। और अंडर रूट में 100 का मतलब है वहां पे दो पेयर जिस चीज के बनेंगे वो आपका एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो अब देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के अलग आंसर। पहला क्वेश्चन, ए से सी तक जाने में कितनी दूरी चली। तो ए से सी तक जाने में, ये देखिए ये जो बड़ा वाला नाग मैंने बनाया, ए से सी तक जाने में 6 से 8, 14 किलोमीटर, 14 मीटर की डिस्टेंस है। और यदि ए से सी तक जाना है, ए से सी तक की दूरी बतानी है, तो ए से सी तक की दूरी है 10 मीटर। और ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, मुझे बताइए जो मैंने अभी बात कही इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टीज आपको लगी किसी भी बच्चे को कि सर मैथ है, इसमें मैं ये नहीं निकाल पाती हूँ, या मुझे इसमें यहाँ दिक्कत है। साहिदा, उबैदुल्लाह, फिजा, शबनम, आपको कोई दिक्कत आई हो कि सर ये जो मैथ वाला पोर्शन है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ए से सी तक की दूरी अलग क्यों है और कितनी दूरी चली ये अलग क्यों है। यदि आप उस बात को समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। आपको जो मैंने इस ये कॉन्सेप्ट समझाया, क्या ये आपकी समझ में आया कि ए से सी तक की दूरी निकालना और ए से सी तक की चली गई दूरी निकालना दोनों अलग क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। अब बिल्कुल साफ तरीके। एक व्यक्ति है ए, वो ए प्लेस से चलता है और बी पर पहुंचता है। बी तक की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। वो बी से फिर चलता है सी तक और 3 मीटर की लंबाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, आपको दोनों तरीके बताना। पहला क्वेश्चन, ए से सी तक चली गई दूरी। चली गई दूरी, पहला क्वेश्चन तो ये है, ए से सी तक चली गई दूरी। और ए से दो क्वेश्चन है मुझे। पहले तो मुझे बताइए, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या इन जो क्वेश्चन दोनों पूछ रहे हैं, कैसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। एक है ए से सी तक की, सी तक चली गई दूरी, और एक है ए से सी की दूरी। आप बताइए क्या आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस समझ आ रहा है, क्या कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, ए से सी तक की चली गई दूरी, ए से सी तक की दूरी और ए से सी तक चली गई दूरी। शबनम कह रहे हैं हाँ डिफरेंस। बस ये डिफरेंस अगर आपने पहचान लिया, देखिए मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं, एक तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन पॉइंट ए ए एंड सी। एक क्वेश्चन तो ये है कि ए पॉइंट ए से सी के बीच चली गई दूरी। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, एक में तो बताना है ए से सी तक चली गई दूरी, ठीक है, और एक में बताना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। जब वो पूछेगा ए से सी तक या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो आपको देखना है वो कितनी दूर चला। ए से बी तक गया 4 मीटर, बी से सी तक तो 4 + 3 = 7 मीटर। कितना चला, 7 मीटर। तब तो कुछ मैथ लगानी ही नहीं है अगर वो ए से सी तक की चली गई दूरी पूछता है। लेकिन वो कहता है कि ए से सी की दूरी बताओ, तो ए से सी की दूरी तो मैं ऐसे बताऊंगा, ए से सी तक की दूरी
ये यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से ए से इस सी तक की दूरी। और जब ये वाली दूरी मुझे बतानी है तब मुझे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते तो कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस ए सी का स्क्वायर है, यानी कि जो निकालना है उसका स्क्वायर, और जो दिया है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो दिया है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना। तो ए सी का स्क्वायर तो निकालना है, हमें पता नहीं, तो ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बी सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 मिलके क्या बन जाता है 25, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 25, या ए सी बराबर मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 25 भी होता है। और अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5, और जब अंडर रूट में कोई एक पेयर बनता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो ए सी बराबर 5। तो ए सी की लंबाई कितनी है 5। तो वो पूछे ए से सी की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 5 मीटर, 5 होगी। बताइए शबनम, फिजा, उबैदुल्ला, शाहिदा, आपको लगा कि आप ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे? क्योंकि इसी तरीके के सवाल पेपर में आएंगे, और इतनी मैथ आपको करनी ही पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। यदि पॉइंट ए से सी तक के डिस्टेंस उसने पूछी तो आपको ये वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। चलिए, इजी है ना? थैंक यू। बस मैं यही चाहता हूँ जब आप मुझसे पढ़े तो आपको सब कुछ इजी लगना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और है लास्ट इस चैप्टर में जो आएगा, इस चैप्टर में जो है। चलिए, आपको लोग फिर मैं थोड़ा सा टास्क दूंगा, आप लोग सभी बताएंगे जो सन है, यानी कि जो सूरज है, वो किस साइड से निकलता है, वो किस डिस्टेंस, किस डायरेक्शन से निकलता है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। चलिए बताइए सन कौन सी डायरेक्शन में निकलता है? सना, शाहिदा, फिजा, सबनम, उबैदुल्ला, सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में निकलता है? बताओ भाई, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपीएससी लेवल का? बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे। वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट। प्रोवर्ब में पढ़ा सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। पूर्व, पूरब, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, जी, ईस्ट से निकलता है। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। वेरी गुड। और सेट कहाँ पर होता है जाके? सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में। और सन सेट कहाँ पर होकर जाता है? वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में, वेस्ट में। बिल्कुल। किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट कि सर नहीं मेरे यहाँ तो वो वेस्ट में निकलता है, ईस्ट में छुपता है? आपके यहाँ पे ऐसे होता होगा कि ईस्ट में निकल के वेस्ट में छुपता हो? क्यों? या हो सकता है किसी के यहाँ, शबनम के यहाँ नॉर्थ में निकलता हो, सना के यहाँ साउथ में निकलता हो, उबैदुल्ला के यहाँ नॉर्थ वेस्ट में निकलता हो। है ऐसी संभावना है क्या? बताओ। आपके घर हो सकता है किसी और डायरेक्शन से निकलता हो, बता दो भाई। हो सकता है आपका पर्सनल सूरज हो किसी के पास, किसी का पर्सनल सूरज हो, वो अपने अपने अनुसार निकालता हो कि नहीं मैं तो वेस्ट से निकालूंगा। नो नो नो। ओके, मेरे को डाउट था, हो सकता है किसी के पास अपना सूरज हो और वो अपने टाइम से निकालता हो। जैसे कुछ लोग 8 बजे उठते हैं, वो कहते हैं अभी तो निकला है सूरज, क्योंकि उनका सूरज उसी समय निकल रहा होता है। गुड। हाँ, थोड़ी हंसी मजाक होती रहनी। चलिए, वेरी गुड। इसी से बेस्ड आपके सवाल आएंगे। यदि आपको ये क्लियर है, आप गए, आपने देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। आपको पता है सूरज हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, और हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ईस्टर्न कंट्री है जापान। सबसे ईस्टर्न कंट्री है जापान। जापान सबसे ईस्टर्न कंट्री है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं
सुबह का सूरज भी बोला जाता है जापान को। जापान को ही क्या बोला जाता है? सुबह का सूरज। क्योंकि सबसे पहले दिन कहाँ निकलता है? जापान में निकलता है। ठीक है। सबसे पहले जो दिन है वो कहाँ निकलता है? जापान में। और सबसे वेस्टर्न पार्ट है हमारा मैक्सिको। ठीक है। मैक्सिको, जहाँ सबसे लास्ट में सूरज छुप। अब आपको मैं बता दूं क्या होता है कि मैक्सिको में, जैसे आज 26 तारीख, यहाँ मैक्सिको में दिन खत्म हो रहा है, सूरज छुप रहा है। 26 तारीख हो रही है, 26 तारीख है सपोज की, ये छुप रहा है। तो वही सूरज जापान में निकल रहा होता है 27 तारीख को। जो मैक्सिको में 26 को छिप रहा है सूरज, वही जापान में 27 तारीख की सुबह हो रही है। ठीक है। तो सबसे वेस्टर्न पार्ट है मैक्सिको और सबसे ईस्टर्न पार्ट है जापान। ये मैंने आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा दी। ठीक है? आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से। क्वेश्चन आएगा कि जो उबैदुल्ला है, मैं आप ही का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि आपको, मुझे इससे नाम भी याद हो जाएंगे। उबैदुल्ला है, वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं। इसकी तरफ को खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं। क्वेश्चन आएगा, उबैदुल्ला यदि नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं तो बताइए सूरज किस साइड से, सूरज की तरफ उनका कौन सा हाथ हो? सूरज निकलने की दिशा में उनका कौन सा हाथ हो? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सही से फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन आएगा, यदि उबैदुल्ला नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं तो उनका सूरज निकलने की दिशा की तरफ कौन सा हाथ होगा? ऑप्शन होंगे राइट, लेफ्ट, कोई भी नहीं। तो बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन है। यदि उबैदुल्ला नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं तो बताइए उनके सूरज निकलने की दिशा की तरफ कौन सा हाथ होगा? बिल्कुल राइट। राइट शबनम, शाहिदा, फिजा, शबनम। जो खड़ा है उसी का आंसर नहीं आ रहा। उबैदुल्ला को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो वहां कैसे पहुंच गया। ठीक है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन। दूसरा, जैसे अब आप यह नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं तो आपको अपने आप को ही रख लेना उस जगह पे, है ना। और वहीं से जो आपका राइट है आपका राइट है, जो आपका लेफ्ट है आपका लेफ्ट है। ठीक है। जैसे अब नॉर्थ की तरफ खड़े हैं तो ये क्या होगा? आपका राइट होगा, क्योंकि आपका राइट हैंड इस साइड है। और ये क्या होगा? आपका लेफ्ट। ठीक है। ये कंफ्यूजन रहता है राइट लेफ्ट का। दूसरा, फेस अगर साउथ की तरफ को हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर आपका राइट आ जाता है, उधर आपका लेफ्ट है, जब आप साउथ की तरफ को फेस करें। यानी कि आप खुद को खड़ा करके देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या मेरा राइट है, क्या मेरा लेफ्ट है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका कि वो आपसे राइट और लेफ्ट पूछे। ठीक है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए सना है, सना खान। सना खान का फेस, सना खान का फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। सना खान का फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। बताइए उनकी परछाई किस तरफ पड़ेगी? उनका जो शैडो है वो किस तरफ पड़ेगा? क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ। सना खान है, उनका फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। वो अब आपको डायरेक्शन नहीं देगा, आपको खुद अंडरस्टूड करना है कि वो कौन सी डायरेक्शन कह रहा है। सना खान का फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। तो बताइए उनकी शैडो किस साइड पड़ेगी? चलिए बताइए। शबनम, फिजा, उबैदुल्ला, सना, शाहिदा, किस साइड उनकी शैडो पड़ेगी? ईस्ट, शाहिदा वेस्ट। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए। सना खान का फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। सना खान का फेस उस तरफ है जिस तरफ सूरज निकलता है। बताइए उनकी परछाई किस साइड पड़ेगी? उनकी परछाई कौन सी दिशा में पड़ेगी? तुम तो सारे नालायक हो। नॉर्थ, वाओ। अरे जब सूरज ईस्ट से निकलता है
और वो ईस्ट की तरफ कोई तो फेस करके खड़ी होगी, सना खान। सना खान है। मैंने कहा वो सूरज के निकलने की दिशा की तरफ को मुंह करके खड़ी है। तो जब वो इस तरफ खड़ी है, ईस्ट की तरफ, तो सूरज भी तो सामने से निकल रहा होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और उसका फेस इस तरफ है, ईस्ट की तरफ, इस पे जब परछाई पड़ेगी तो इसके बैकग्राउंड में ही तो जाएगी शैडो, पीछे ही तो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई पिलर खड़ी कर दूं और यहाँ से टॉर्च मारूं, यहाँ से टॉर्च मारूं, तो उसकी जो रोशनी जाएगी तो इसकी इसके पीछे ही तो जाएगी, बैक पीछे ही तो जाएगी उसकी शैडो। अगर किसी चीज पे सामने से टॉर्च मारो तो उसकी शैडो पीछे ही तो जाती है उस बंदे के। भाई आप देखो, यदि आप सूरज के सामने खड़े हो और सामने से रोशनी आ रही है, तो आपकी परछाई आपके पीछे ही तो बनेगी। आप समझे या नहीं? आपके पीछे किसी ने लाइट लगा रखी है, तो आपकी परछाई आपके आगे आएगी। आपके सामने से कोई लाइट मार रहा है, तो आपकी परछाई आपके पीछे जाएगी। जहां से लाइट आ रही होती है, शैडो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। शैडो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। इसीलिए जब सूरज निकलता है, तो आप जब ईस्ट में खड़े हो, तो आपकी परछाई पहुंच जाती है वेस्ट में। जब सूरज 12 बज जाते हैं, बिल्कुल सर पर पहुंच जाता है, तो कोई शैडो नहीं होती, क्योंकि वो आपके नीचे जानी चाहिए और नीचे जमीन होती है तो आपको दिखती नहीं। इसी तरीके से जब सूरज शाम को छिपता है, तो वो वेस्ट में छिपता है। तो वेस्ट में छिपने से आपकी परछाई कहाँ पहुंच जाती है? ईस्ट में पहुंच जाती है, उल्टी हो जाती है। तो सूरज जिस भी दिशा में होगा, डायरेक्शन में होगा सूरज जिस भी दिशा में, आपकी परछाई या आपका शैडो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है। या मैं दूसरे तरीके से कहूँ, सूरज को छोड़िए, जिस भी डायरेक्शन से आपके ऊपर लाइट पड़ेगी, आपकी शैडो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आपकी शैडो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यही तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था कि आप समझे। मैंने इसीलिए तो नहीं कहा सूरज की रोशनी पड़ रही है। मैंने कहा यदि सना खान सूरज के निकलने की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो आप समझिए मेरी बात। जब सूरज की तरफ को मुंह करके खड़ी है, तो रोशनी कहाँ से आ रही है? सामने से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। और जब रोशनी ईस्ट से आ रही है, तो शैडो हमेशा कहाँ बनेगा? वेस्ट में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो सूरज वाला क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं बताएगा रोशनी पड़ रही है, वो कहेगा उस डायरेक्शन में खड़ा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या है, सूरज छिप रहा है। एक एक्स व्यक्ति है, वो सूरज जिस दिशा में छिप रहा है उस तरफ फेस करके खड़ा है। जिस दिशा में सूरज छिप रहा है, एक्स उस दिशा में फेस करके खड़ा है। बताइए उसकी शैडो किस साइड पड़ेगी? बताइए उसकी शैडो किस साइड पड़ेगी? एक व्यक्ति है एक्स, जो सूरज छिपने की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, या वो सूरज को छिपता हुआ देख रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्स है एक व्यक्ति, जो सूरज को छिपता हुआ देख रहा है। बताइए उसकी शैडो किस साइड पड़ेगी? बताओ भाई बच्चों, सारे बच्चों बताइए। क्या टफ है इसमें? ज्यादा टफ हो गया शायद। शाहिदा ने आंसर दिया है ईस्ट। फिजा ईस्ट, यानी कि और किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। ना सना को समझ आया, ना उबैदुल्ला को, ना शबनम ने ईस्ट आंसर दिया है। चलिए, बिल्कुल भाई, सूरज वेस्ट में छिपता है, और वेस्ट में छिप रहा है तो रोशनी वेस्ट से आ रही है। वेस्ट से आ रही है तो शैडो ईस्ट में बनेगी। सो सिंपल। भाई अगर मैं ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ, सूरज इधर से निकल रहा है, तो मेरी शैडो वेस्ट में जाएगी। यदि मैं वेस्ट में कर रहा हूँ, सूरज छिप रहा है, सूरज छिप रहा है, तो मेरी शैडो ईस्ट में जाएगी।
क्लियर? बताइए क्लियर है क्या? क्या क्लियर है पॉइंट? बताइए सभी लोग। जब तक सबका रिप्लाई नहीं आएगा फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा, क्योंकि अब इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए हैं तो ही मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। पहले आप मुझे सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसी में कोई डाउट है। शाहिदा ठीक है, शबनम, फिजा, उबैदुल्ला, सना खान। आपको कोई डाउट है? आपने रिप्लाई नहीं किया है। आपको कोई डाउट है? मुझे लग रहा है आप क्लास लगा के सो गए हैं। नींद आ जाती है ना सुबह सुबह, उठने का मन नहीं। चलिए अब देखिए एक सवाल देता हूँ मैं। क्या वो तो मुझे सोल्व ही करना पड़ेगा। सोल्व ही करेंगे, देखिए किस तरीके का सवाल आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y x के ईस्ट में है। ईस्ट में है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? x z के नॉर्थ में है। ठीक है। p z के साउथ में है। पूछ रहा है p y से किस डायरेक्शन में है, ये पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। सिंपल है, आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी, आपको सारी डायरेक्शंस पता है, कुछ भी नहीं करना। y x के ईस्ट में है, यानी कि जो x है इसके ईस्ट में कौन है? y। यहाँ x है तो ईस्ट में कौन है? y है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही बनाई है? यस और नो आपको लिखना पड़ेगा, y और n आपको मैसेज में लिखना पड़ेगा। वो कह रहा है y x के ईस्ट में है, तो y को मैंने x के कहाँ रखा? ईस्ट में रखा। अगर यहाँ y है, x है, तो y जो है ये x के ईस्ट में है, तो ईस्ट में है या नहीं है? मैं यहाँ पे फिर बना देता हूँ, देखिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो आपको दिख रहा है y जो है x के कहाँ है? ईस्ट में है। दूसरा x z के नॉर्थ में है। x जो है वो z के नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ में तभी हो सकता है जब यहाँ पर हो z, क्योंकि z x जो है वो z के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। तो z के ऊपर कौन है? x है। तो यही वो सेकंड सेंटेंस में कह रहा है, x z के नॉर्थ में है। तो x z के नॉर्थ में है, हाँ जी है। y x के ईस्ट में है, हाँ जी है, कोई दिक्कत। और क्या कह रहा है आगे? p z के साउथ में है। p जो है वो z के साउथ में है। साउथ कहाँ होता है जी? नीचे। तो इसके नीचे कौन है? p है। z के साउथ में कौन है? p है। तो अब वो पूछ रहा है p y से किस डायरेक्शन में है? p y से किस डायरेक्शन में है? आप पहले मुझे बताइए, ये जो मैंने 3 लाइनों को स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा, इस वाले फॉर्म में यहाँ मैंने लिखा, आप मुझे बताइए क्या आपको समझ आया है? पहली लाइन पढ़िए, y x के ईस्ट में है, तो देखिए क्या y x के ईस्ट में है? फिर दूसरा देखिए, x z के नॉर्थ में है। अब देखिए x जो है वो z के नॉर्थ में है या नहीं? ये x z के नॉर्थ में है, यस और नो? नेक्स्ट है p z के साउथ में है। p z के साउथ में है। p जो है वो z के साउथ में है। इसका मतलब है कि p z के साउथ में है, तो z यहाँ है, उसका साउथ है p। अब वो पूछ रहा है p y से किस डायरेक्शन में है? p y से किस डायरेक्शन में है? अब जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है वहां पर आप कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉस बना लीजिए, और ध्यान से जब आप देखेंगे
तो P आपको नेगेटिव जाता हुआ दिखाई देगा। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हाँ, ये y से जो है डायरेक्शन, इसका p का कौन सा बन रहा है। अब आप एग्जैक्टली ये मत सोचना कि ये इसी तरीके से क्यों बन रहा है, ये नीचे भी तो आ रहा है, इसके नीचे नहीं। आप देखो, अगर बिल्कुल इसके नीचे से थोड़ा सा लाइन में, अब आप देखेंगे अगर वह जैसे y को ये बिंदु आपने माना, इसके बिल्कुल नीचे आता तो वो होता y के साउथ में। लेकिन आपने देखा वो y से हल्का सा इस एंगल में जा रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। तो P y से किस डायरेक्शन में है? तो P y से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। P y के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है? बताइए, क्या ये बात क्लियर है आपको जो मैंने एक्सप्लेन की आपको? क्या ये सवाल में जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया है सब कुछ, या आपको लग रहा है कि सर ये अलग टाइप है, जो कॉन्सेप्ट आपने बताए थे उनसे अलग है? क्या डायरेक्शन जिस जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है, मैंने उसी उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है या नहीं? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? आपको ये सवाल समझ में नहीं आया शायद, आप डायरेक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ओके, चलिए और आसान सवाल से शुरुआत, और आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं। चलिए दोबारा से एक प्रयास करते हैं इसी सवाल को, इसी सवाल को तो। अब आपको मेरा हर बात पर रिप्लाई देना पड़ेगा, जो भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? बताइए सब लोग, पहली लाइन, y x के ईस्ट में है। y जो है वो x के ईस्ट में है। तो देखिए x को कहीं भी बना लीजिए जहां आपको मन करना है, जहां भी आपको, चाहे x को बना लीजिए चाहे y को बना लीजिए, जहां आपको जिसको मन करना है वहां बैठा लीजिए। आप कह रहे हो मैंने y इधर लिया था, आप इधर बिठा लो, चलो इस बार। आपको लग रहा है कि नहीं सर वो आपने बैठाया, ये लो y इधर बैठा हुआ है, मैंने ऐसे ही रैंडम मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है? y x के ईस्ट में है। अच्छा नहीं, ये तो गलत होता है ना, क्योंकि उधर स्पेस नहीं, यही बिठाना पड़ेगा क्योंकि उधर जगह नहीं है। ये y है, बैठा हुआ है। y जो है वो x के ईस्ट में है। आप पहली लाइन समझिए, y, ये यहाँ पर y बैठा हुआ है, एक जगह है यहाँ पर y बैठा हुआ है। अब ये जो y है ये x के ईस्ट में है। x के किस में है? ईस्ट में। अगर x के ईस्ट में है तो ये ईस्ट में कब हो सकता है? ईस्ट होती है ये वाली डायरेक्शन, यानी कि y को ईस्ट में होने के लिए x को यहाँ होना पड़ेगा, x को यहाँ होना पड़ेगा, और x के ईस्ट में ये तभी तो होगा। y भाई ईस्ट किस साइड होता है? ये वाली साइड होती है। तो x के ईस्ट में, तो x का ईस्ट तभी तो होगा जब x आपका इधर हो और y आपका यहाँ हो।
तो एक्स का ईस्ट यही तो है, यही तो होती है ईस्ट डायरेक्शन। अब आप इसे सेंटर मान लीजिए एक्स को, तो एक्स के ईस्ट में अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस बनाऊं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो एक्स के ईस्ट में कौन है? वाई है। एक्स के ईस्ट में कौन है? वाई है। बताइए क्या ये बना पा रहे हैं? क्या ये समझ पा रहे हैं आप बात? नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको फिर और दोबारा से बताऊं, किसी और तरीके से बताऊं। अब आप सिर्फ पहली लाइन को देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वाई जो है एक्स के ईस्ट में है। आप मुझे बताइए क्या इस वाली जो ये मैंने सेटिंग बनाई है, क्या इसमें आप समझ पा रहे हैं वाई एक्स के ईस्ट में है या नहीं? उबैदुल्ला, शाहिदा, कोई लोग समझ पाए हैं? सना, शबनम, ठीक है, ओके। अब आप दूसरी देखिए। अब कह रहा है एक्स जेड के नॉर्थ में है। अब यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ। अब मैं कहूँ अलग बात, देखिए इसको इसमें नहीं मिला रहा, मैं इसको इसमें नहीं मिला रहा, अलग बना रहा हूँ बिल्कुल। दूसरी जो लाइन है मैं उसको अलग जगह बना रहा हूँ, उसके उसके साथ नहीं बना रहा, फिर उन दोनों को मिक्स करेंगे। एक्स जो है, जो एक्स है वो जेड के नॉर्थ में है। अब जेड के नॉर्थ में है तो इसका मतलब जेड यहाँ होगा, तभी वो उसके नॉर्थ में हो सकता है भाई। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर की तरफ को। तो जेड के नॉर्थ में है। एक्स जो है वो कहाँ है? जेड के नॉर्थ में है। मेरी बात समझिए आप। क्या ये जो मैंने लाइन बनाई, एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में है, तो जेड के नॉर्थ में है, तो आप मुझे बताइए क्या वो नॉर्थ में है या नहीं है? मैंने ये वाली लाइन बनाई। दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने अलग लाइन बनाई। एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में है, तो बताइए क्या ऐसे आएगा या नहीं आएगा? एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में। एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ डायरेक्शन में है। शाहिदा, शबनम, फिजा, बिल्कुल। भाई एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में है। तो अब आप मुझे बताइए, यही जो लाइन है, इसी लाइन को क्या मैं उठा के यहाँ प्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल प्लेस कर सकता हूँ। भाई जेड जो एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में है, ये लाइन है। इस लाइन को उठा के मुझे यहाँ प्लेस करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। मैं मिक्स करूंगा तो मुझे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि अगर एक्स ऊपर है तो जेड कहाँ होना चाहिए? उसके नीचे होना चाहिए। यस और नो? तभी तो जेड के नॉर्थ में एक्स है, तभी तो जेड के नॉर्थ में एक्स है। ये दूसरी होगी। चलिए तीसरी लाइन का स्टेटमेंट निकालते हैं। तीसरी लाइन जेड के साउथ में है, पी जेड के साउथ में है, पी जेड के, तो आप देखेंगे पी जो है वो किसके साउथ में है? जेड के। तो जेड को ऊपर होना पड़ेगा, तभी तो वो जेड के साउथ में आएगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो आप देखेंगे नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। तो जेड के साउथ में पी है, पी जेड के साउथ में है, ये जो पी है ये जेड के साउथ में है, तो इसी वाली साइड आएगा, जेड के नीचे वाली साइड आएगा, साउथ वाली साइड आएगा। वो कहता पी जेड के वेस्ट में है तो इस वाली साइड पी आता। वो कहता जेड, सॉरी, अगर वो कहता पी जेड के वेस्ट में है तो हम पी को इधर बिठा देते। वो कहता पी जेड के ईस्ट में है तो हम इधर बिठा देते। वो कहता पी जेड, तो हम इसे ऊपर पहुंचा देते। गॉट माई पॉइंट? तो उसने कहा पी जो है वो जेड के साउथ में है, जेड के साउथ में, और जेड का साउथ कहाँ होगा? नीचे, तो पी यहाँ पे है। अब इस वाली लाइन को क्या मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। जेड के नीचे पी है, तो जेड के नीचे मैंने किसको शिफ्ट कर दिया? पी। जेड के नीचे मैंने किसे शिफ्ट कर दिया? पी को। तो ये इनके अब प्लेस हो गए जहां जहां पर ये स्थित है, जहां जहां पर ये स्थित है वहां उनके क्या है? प्लेस। अब क्वेश्चन पूछा गया है पी वाई से किस डायरेक्शन में है? पी वाई से किस डायरेक्शन में है? तो कुछ भी नहीं करना, आप पी पे अपना चक्र बनाइए, वाई पे अपना चक्र बनाइए, सॉरी, क्योंकि वाई से डायरेक्शन पूछी है। पी
वाई से किस डायरेक्शन में है, यानी कि वाई से डायरेक्शन निकालनी है हमें पी की। तो देखिए यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ, यहाँ क्या होता है ईस्ट, और इधर क्या होगा वेस्ट। अगर पी नीचे होता तो मैं कह देता साउथ साइड में, अगर पी इस साइड होता तो मैं कह देता वेस्ट साइड में है, ऊपर की साइड होता तो कहता नॉर्थ साइड में है, इस साइड में होता तो कहता ईस्टर्न साइड। लेकिन मैंने देखा पी का जो प्लेस आ रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में आ रहा है, इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप लोग देखिए ये जो डायरेक्शन है पी की वो वाई के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन आपकी आ रही है आप देखेंगे ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है। कहाँ आ रही है, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो वाई पी जो है वाई के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, पी जो है वो वाई के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बताइए क्या मेरी बात अभी भी समझ में आई या नहीं आई? क्या मेरी बात आपको समझ आई या नहीं आई? जी जी, आ गई। शबनम आपको अभी भी समझ नहीं आया आई थिंक। सना आपको भी समझ नहीं आया अभी तक? नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया है आज की क्लास में कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको सही मैंने दिए हैं। सवाल हो सकता है ये आपको टिफिकल लग रहा हो, जबकि मेरे हिसाब से तो आसान सवाल था। कोई बात नहीं, हम कल फिर से प्रयास करेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा क्लास चलती रहेगी, जब समझ में आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे नहीं। तो आज के लिए तो मिलते हैं कल आपसे क्लास में, और कल और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डिंग्स इसकी अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑनलाइन क्लास का यही एक बेनिफिट है कि लाइव क्लास में तो जो आपने एक बार पढ़ लिया वो निकल गया, लेकिन जब कोई क्लास रिकॉर्डिंग होती है तो कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसे बार बार देख सकते हैं, बशर्ते आपको वो सीखने की और उसे समझने की जिद हो। तो आप दोबारा देख सकते हैं, आप जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में ना आए तो दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल क्लास में, हैव अ गुड डे।